अब स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है oogenesis का। ठीक है, तो अब हमने स्पर्म्स किस तरह बनते हैं वो हमने देख ली हैं। अब हमने देखना है कि oocyte किस तरह बनते हैं। ठीक है, जब हम ये oocyte बनने का देख लेंगे तब हम देखेंगे कि हमारे पास फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। तो अब हमारे पास ये oogenesis हमारे पास क्या है, हमारे पास जो oogonia है ना, उसमें हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स बन रहे थे। यहाँ पे हमारे पास oogonia से मैच्योर स्पर्म्स जो बनते हैं ना, उसको हम कहते हैं oogenesis। अब ये जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास चार टाइम 4 टाइम्स होते हैं जिनमें कहते हैं बिफोर बर्थ होता है एक, एक होता है हमारे पास एट बर्थ, एक होता है हमारे पास ड्यूरिंग चाइल्डहुड और एक होता है एट प्यूबर्टी। हमारे पास ये 4 स्टेजेस के अंदर हमने इसको देखना है oogenesis को कि हमारे पास ये किस तरह होता है। बिफोर बर्थ जो है इसको हम प्री नेटल भी कह देते हैं और आफ्टर बर्थ जो होता है उसे हम पोस्ट नेटल कह देते हैं। तो अब हमारे पास ना ये जो बिफोर बर्थ है उसमें क्या होता है, हमने देखा था सबसे पहले तो हमें पता है कि प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो है ना उन्हीं से हमारे पास ये बनना है। हमने पहली वीडियो में ये बात कर ली थी। तो प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो हैं वो अराइव करते हैं गोनैड्स में। हमने देखा था कब करते थे, एट द एंड ऑफ द 5th वीक। और उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं और बनाते हैं हमारे पास oogonia। अब oogonia जो है ना वो तमाम क्या कहते हैं ना सेम तरह के सेल होते हैं, और क्योंकि हमारे पास वो सेम ही एक तरह के सिंगल सेल से ही हमारे पास वो ड्राइव हुए होते हैं, तो ऑल इन वन क्लास होते हैं। अंडर को नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स, इनके अंदर हमारे पास ना काफ़ी सारी माइटोटिक डिवीजन्स फिर oogonia में होती हैं। और उसके बाद अरेंज इन क्लस्टर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ फ्लैट एपिथेलियल सेल्स जिनको हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो वही बात जिस तरह हमारे पास वहाँ सेक्स कॉर्ड्स के अंदर थे स्पर्मेटोजोआ, तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे हमारे पास अब ये oogonia जो है ये हमारे पास उन्होंने डिवाइड होके ऐसे क्लस्टर्स से बना लेंगे। तो उसके बाद इन क्लस्टर्स के साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास इनके गिरना फ्लैट एपिथेलियल सेल्स होंगे। तो जो फ्लैट एपिथेलियल सेल्स हैं ना उनको हम कहेंगे फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, फॉलिकुलर सेल्स जिस तरह वहाँ पे सर्टोलाई सेल्स है, और ये भी हमारे पास सरफेस एपिथेलियम ऑफ द ओवरी से निकल रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी रह जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके स्पर्मेटोजेनेसिस की भी वीडियो देख सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द 3rd मंथ जो होगा ना हमारे पास, ये हमारे पास तब तक हो जाएगा कि क्लस्टर्स हमारे पास बन जाएंगे इन oogonia के। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ये होगा कि ना सम अरेस्ट्स, जब ये oogonia है ना, अब ये क्लस्टर्स बन गए। अब इनमें से कुछ जो होंगे वो हो जाएंगे वहीं पर रुक जाएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे किसमें, प्रोफेज ऑफ द मियोसिस 1 में। ठीक है, अब जो oogonia ने क्योंकि आगे अब ना मियोसिस करनी थी ना, तो मियोसिस 1 के प्रोफेज के अंदर अरेस्ट हो जाएंगे और इनको फिर ये हमारे पास ना आगे जाकर बना देंगे प्राइमरी oocytes। यानी हमारे पास प्राइमरी oocytes जो है वो हमारे पास ना मियोसिस 1 के प्रोफेज में अरेस्टेड होंगे। तो ये हमारे पास पहला अरेस्ट हो गया। गाइस कुछ हमारे पास यहीं से oogonia से अरेस्ट में चले जाएंगे और सेल डिवीजन के अंदर, और ना उनके यानी सेल डिवीजन को रोक देंगे और वो हमारा प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 के अंदर होंगे, प्राइमरी oocytes हम कहते हैं। लेकिन बाकी जो होंगे ना, जो मेजॉरिटी होंगे वो हमारे पास माइटोसिस के ज़रिए ना वो डिवाइड करेंगे। उसके बाद वो ना इंक्रीज़ रैपिडली नंबर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीने वो इतनी रैपिडली करते हैं। 3rd मंथ से स्टार्ट हुआ और अब इतनी रैपिडली वो करेंगे। टोटल नंबर रीचेज मैक्सिमम इनका कितना है, 7 मिलियन। ये MCQ की बात है, 7 मिलियन तक हमारे पास इनका नंबर पहुंच जाता है। और ये कब तक होता है बाय द 5th मंथ ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट। ये 5th मंथ तक होता है। उसके बाद 5th मंथ से क्या होता है, अब यहाँ तक हमारे पास मैक्सिमम नंबर हो गया ना, अब हमारे पास ना इनकी ना डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने इतने सारे तो हमें नहीं चाहिए ना 7 मिलियन। मैंने कहा कि उसके बाद फिर आफ्टर एट दिस टाइम सेल डेथ बिगिन, अब फिर सेल डेथ बिगिन हो जाती है। इसको हम कहते हैं एट्रीजिया। ठीक है, एट्रीजिया कह देते हैं हम, सेल डेथ बिगिनस। मैनी oogonia प्लस प्राइमरी oocyte जो होते हैं ना वो हमारे पास डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और डीजनरेट जब हो जाते हैं उन्हें हम एट्रिटिक कह देते हैं। जो एट्रीजिया की वजह से हो रहे हैं इसलिए एट्रिटिक कह देते हैं। तो हमने अभी तक ये सारी बातें पढ़ ली। जैसे प्रीमोडियल जर्म सेल से oogonia बना, उससे क्लस्टर्स बन गए। क्लस्टर्स में से कुछ जो थे वो हमारे पास जाकर अरेस्ट हो गए, कुछ जो थे वो मेजॉरिटी जो थे वो डिवाइड होते होते 7 मिलियन तक पहुंच गए। 7 मिलियन के बाद हमारे पास 5th मंथ के अंदर जाके एट्रीजिया स्टार्ट हो गया, जिससे हमारे पास कुछ एट्रिटिक हो गए। अब बाय द 7th मंथ जो है ना हमारे पास, 7th मंथ क्या होता है, मेजॉरिटी जो होते हैं ना वो डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली एक्सेप्ट फ्यू जो सरफेस के करीब होते हैं ना हमारे पास, वो सिर्फ चंद जो हैं वो बच जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास ये जो है ना सर्वाइविंग oocytes, ये हमारे पास फिर एंटर ये भी हो जाते हैं प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 के अंदर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो ऊपर वाले कुछ तो डायरेक्ट प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 में एंटर हो गए थे, और प्रणाली अब कुछ जो है हमारे पास वो हमारे पास यहाँ पे प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 में एंटर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, दीज आर देन सराउंडेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स इंडिपेंडेंटली। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये इंडिपेंडेंटली ना फॉलिकुलर सेल से सराउंड होते हैं। और उसके बाद फिर जब ये इस तरह करके होता है ना कि हमारे पास यहाँ पे अपना ये अगर हम देखें तो हमारे पास ये वो साइड और इसके गिर्द हमारे पास ये फॉलिकुलर सेल्स बन रहे हैं, और ये हमारे पास ना सारे के सारे ये सराउंडेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। तो इस सारे को हम कहते हैं ये हमारे पास है जी प्रीमोडियल फॉलिकल। ठीक है, प्रीमोडियल फॉलिकल।
अ प्राइमरी oocyte टुगेदर विद इट्स सराउंडिंग फ्लैट एपिथेलियल सेल्स जो इनको हम कहते हैं प्रिमोर्डियल फॉलिकल। ये सब जो होता है हमारे पास होता है ये बिफोर बर्थ। बस ये प्रिमोर्डियल ना फॉलिकल बन गया, यहाँ तक आके हमारे पास बर्थ से पहले का काम 9 महीने तक का काम सारा खत्म हो गया। अब हमारे पास जब बर्थ होती है ना तो हमारे पास तब क्या होता है, एट बर्थ नंबर ऑफ प्राइमरी oocytes वेरी फ्रॉम 6 lakhs to 8 lakhs। ठीक है, हमारे पास 6 लाख से 8 लाख तक, यानी हमने बनाए तो 7 मिलियन थे, लेकिन बर्थ के वक्त सिर्फ हमारे पास 6 lakhs to 8 lakhs रह गए हैं। उसके बाद क्या होगा कि एट बर्थ हमारे पास, अब बर्थ के वक्त ना हमारे पास स्टार्टेड प्रोफेज ऑफ मियोसिस वन। वो जो अरेस्ट में थे ना प्रोफेज वन के, वहाँ यहाँ पे अब बर्थ के टाइम हमारे पास ना प्रोफेज वन से ना वो स्टार्ट हो गए। लेकिन हमारे पास अब प्रोफेज वन के अंदर भी ना, प्रोफेज वन जब स्टार्ट तो किया तो उसमें हमारे पास, हमने शुरू में पढ़ लिए स्टेप्स, अभी हमने ना पढ़े मियोसिस के, वो उसकी वीडियो भी देख लीजिएगा। तो उसमें हमारे पास ना उसमें ना पहले स्टेप में लिप्टोटीन आ जाता है, फिर हमारे पास ना ज़ाइगोटीन आ जाता है, फिर पैचिटीन आ जाता है, फिर आ जाता है डिप्लोटीन, जिसके अंदर हमारे पास ना फिर ना डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद ना हमारे पास सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कियाज़मा फिर भी रहता है। तो उन्होंने कहा बट इंस्टेड ऑफ एंटरिंग मेटाफेज, ये मेटाफेज के अंदर जाने की बजाय ना एंटर द डिप्लोटीन स्टेज, और उसके बाद डिप्लोटीन स्टेज जो है ना इसको, ये हमारे पास रेस्टिंग स्टेज बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे आके हमारे पास ये अब दूसरा अरेस्ट हो रहा है। पहला हमने प्रोफेज ऑफ मियोसिस वन के अंदर किया था, अब यहाँ पे हमारे पास ये डिप्लोटीन स्टेज जो है ना इसके अंदर हमारे पास ये ना रेस्टिंग स्टेज के अंदर हो रहा है। अभी जो रेस्टिंग स्टेज है ना, एंटर द रेस्टिंग स्टेज, और इसको हम ना डिक्टाएट कह देते हैं या डिक्टायोटीन कह देते हैं रेस्टिंग स्टेज को। ये हमारे पास एक रेस्टेड स्टेट है, और ये हमारे पास किससे बनती है, प्रोड्यूस्ड बाय OMI। ठीक है, हमारे पास OMI एक फैक्टर है, उस OMI जो है ना हमारे पास उससे ये oocyte मैचुरेशन इनहिबिटर, तो हमने oocyte की मैचुरेशन को भी इनहिबिट किया हुआ प्राइमरी oocyte के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास इसको OMI फैक्टर कहते हैं। तो ये OMI फैक्टर जो है हमारे पास डिप्लोटीन स्टेज बनाता है। और उसके बाद हमारे पास OMI क्या है, हमारे पास ये स्मॉल पेप्टाइड है जो कि स्क्रीट होता है फॉलिकुलर सेल्स से। तो अब पूरी बात ये है कि हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स जो इसके गिर्द थे ना, उन्होंने हमारे पास किया स्क्रीट हमारे पास एक स्मॉल पेप्टाइड जिसको हम कह रहे हैं OMI। वो OMI जो है उसे हम कहते हैं oocyte मैचुरेशन इनहिबिटर, और वो हमारे पास फिर क्या करता है, हमारे पास जो हमारे पास प्रोफेज वन के अंदर चल रहा था ना हमारे पास प्राइमरी oocyte, उसने उसको कर दिया है अरेस्ट डिप्लोटीन स्टेज में, जो कि हमारे पास है जी डिक्टायोटीन स्टेज। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय लेसी नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन। हमारे पास इसके अंदर ना लेसी नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन हो जाता है और अपीयर्स। और इसके बाद अब इसका हमारे पास पूछते हैं कि हमारे पास ना क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास ये UQ है, हमारे पास ये पूछते हैं। तो उसके बाद उन्होंने पूछा होता है कि हमारे पास ये डिप्लोटीन स्टेज के अंदर अरेस्ट क्यों होते हैं। तो इसकी ये वजह है कि अपीयर्स टू बी एन अडेप्टेशन फॉर एफिशिएंटली रिमूविंग डैमेजेस इन द जर्म लाइन DNA बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर। तो जब हमारे पास ना ये हमारे पास होता है ना मियोसिस, तो उसमें हमारे पास ना पैचिटीन वगैरह के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो अब वो जो क्रॉसिंग ओवर होती है ना, तो उसके अंदर हमारे पास उन्होंने कहा कि रिकॉम्बिनेशनल, अब हमारे पास कहीं पे ना कोई डैमेज अगर हो जाए ना, तो हमारे पास ना कोई डैमेज अगर जर्म लाइन DNA के अंदर हो जाए होमोलोग, तो अब हमने वो ना डैमेज तो आगे बच्चों के अंदर नहीं डालना ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो यहाँ पे अरेस्ट करके हमारे पास जो भी क्या कहते हैं ना डैमेज आती है ना, उसको ना एफिशिएंटली रिमूव कर देते हैं, और ये अडेप्टेशन इसी के लिए की गई है। तो ये इसका हमारे पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है। अब हमारे पास ना हमने दो तरह कर लिया, बिफोर बर्थ और एट बर्थ। आगे वाले अब ड्यूरिंग चाइल्डहुड क्या होगा, हमारे पास ड्यूरिंग चाइल्डहुड हमारे पास ना मोस्ट ऑफ द oocytes जो होंगे ना वो हमारे पास एट्रिटिक हो जाएंगे। अब आगे हम प्यूबर्टी का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कि प्यूबर्टी पे क्या होगा।